सुप्रभात बहनों। कक्षा द्वादश। आज हम भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद पढ़ेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। उसके विषय में कह रहे हैं, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी न था। जितनी हठी भक्तिन थी उससे कहीं अधिक जो है उसका दुर्भाग्य भी था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयहू से पार न पा सकने वाले जेठू और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जठैतु ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार से इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओंठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश हो क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चाँद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार के आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैराग्य का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात आई। रोटी बनाए जाने थे, दाल रात ले थे, साग भाजी छौंक सकी थे और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके पर प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का सांड टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के पवित्र परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की संकालो दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो गई।
निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़ी पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि के आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्ध हो रही। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। रोटियां अच्छी, तो वो कहने लगी, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक ठाक हो जाता। कहने का अर्थ, नहीं तो दूध दही के साथ में खा लेती। अब न तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ले जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या काला बत्तू खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन पर के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ और घी के अरुचि के कारण रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपनी गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है।